हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ एमपीडीटी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स और अपडेट्स के साथ साथ कई इन्फॉर्मेशन और कई सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग कैसे की जाए, क्या होती है चॉइस फिलिंग, अपग्रेडेशन क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज में अपग्रेडेशन अवेलेबल होता है। ऐसे कई सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में अभी उठ रहे होंगे या आप इनके बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक अगर ये वीडियो पहुंचता है और उनको इन प्रश्नों के जवाब मिल पाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आइए अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग क्या होती है, उसे कैसे करें, अपग्रेडेशन के बारे में और बेसिक कुछ स्कीम्स के बारे में, जैसे टीएफडब्ल्यू क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है एमपीडीटी की ये जो अभी पर्टिकुलर काउंसलिंग चल रही है, इस काउंसलिंग में कई सारे कोर्सेज है और उन कोर्सेज में जैसे डिप्लोमा हुआ, बीटेक हुआ, बीई बीटेक हुआ, इसके साथ ही साथ एमबीए, एमटेक, एमसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, ऐसे कई सारे कोर्सेस हैं जिन कोर्सेस की काउंसलिंग प्रक्रिया अलग अलग तरीकों से शुरू हो चुकी है। अलग अलग तरीके से शुरू होने का मतलब ये है कि या तो काउंसलिंग अहर्कारी परीक्षा के आधार पर होने वाली है, जिसमें कि जैसे डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा में एडमिशन 10th के बेसिस पर होता है, तो 10वीं के आधार पर काउंसलिंग हो रही है। बीटेक में अभी जो राउंड चल रहा है वो जेडबलई के आधार पर हो रहा है और आगे आने वाले राउंड्स में 12th के आधार पर भी एडमिशन होगा। साथ ही साथ एमबीए, एमटेक, इन सब के लिए ग्रेजुएशन के आधार पर एडमिशन होते हैं। तो ये तो बात हो गई एडमिशन किसके आधार पर हो रहे हैं और कौन कौन से अलग अलग राउंड्स चल रहे हैं। कौन कौन से राउंड्स चल रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेंगे, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिए अगर इसके बारे में अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आइए अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग बेसिकली होता क्या है और किस प्रकार से हमें चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो जब मैं चॉइस फिलिंग की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने ऑप्शंस दे रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी ब्रांच में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में और कौन कौन से जगह पर मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो सबसे पहले जब चॉइस फिलिंग की बात होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले प्रश्न तो यही बनेगा कि हम कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले। अगर जैसे सपोज मैं डिप्लोमा के पर्टिकुलर डिप्लोमा को लेकर के अगर बात करूं या बीटेक को लेकर के बात करूं, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आएगा कि मुझे कौन सी ब्रांच में अपना डिप्लोमा करना है या अपना ग्रेजुएशन करना है। तो डिप्लोमा बीटेक करने के लिए जब आप ब्रांच चयन कर रहे हैं तो ब्रांच चयन करते वक्त आपके दिमाग में कई सारे ऑप्शंस आते हैं, हम कई सारे लोगों से पूछते हैं, कई सारे वीडियोस देखते हैं। तो देखिए वीडियोस में जब आप देखते हैं तो कई सारे वीडियोस मैंने नोट किया है कि वो जो ट्रेंडिंग ब्रांच होती है उन ट्रेंडिंग ब्रांच के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से सिलेक्टिव होना चाहिए। सेलेक्टिव होने का मतलब ये है कि हम हमारा पोटेंशियल देखें, हम ये देखें कि हम किस फील्ड में अपने आप को कंफर्टेबल फील मानेंगे या हमें कौन सा फील्ड ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ब्रांच का चयन करें। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रांच पर ना जाकर के अभी चॉइस फिलिंग क्या होता है और चॉइस फिलिंग कैसे करनी हमें चाहिए उस पर मैं फोकस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जब मैं एक पर्टिकुलर किसी ब्रांच को चूज कर लेता हूं कि मुझे ये ब्रांच, इस ब्रांच में मुझे एडमिशन लेना है, तो ब्रांच चयन करने के बाद आपको जो अगला स्टेप आ जाता है वो स्टेप ये आता है कि आप इंस्टीट्यूट सर्च करें कि आप जो पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं ये ब्रांच कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट्स जब आप देखेंगे तो आपको प्लेसेस भी समझ में आ जाएंगे। जैसे सपोज अगर मैं अभी एक पर्टिकुलर इस मंदसौर डिस्ट्रिक्ट प्लेस को लेकर के अगर मैं बात करूं और आपकी इच्छा ये हो रही है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सपोज पढ़ना है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जब आप ले रहे हैं और इंस्टीट्यूट में अगर आपने ये सोचा कि मुझे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे ही मैंने चूज़ किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया मंदसौर।
मंदसौर के बाद मेरे पास जावरा पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो मेरे पास एक जावरा का ऑप्शन आ गया। इस टाइप से जब हम कोई पर्टिकुलर ब्रांच चूज कर लेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप के अकॉर्डिंगली मुझे गवर्नमेंट में लेना है, मुझे प्राइवेट में लेना है, जब हम ऐसा डिसाइड कर लेंगे तो कुछ प्लेसेस मेरे पास आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जिन जिन प्लेस पर मैं जाना चाह रहा हूँ या मैं जा सकता हूँ, उन प्लेसेस पर वो ब्रांच अवेलेबल है या नहीं है। तो आप एक इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख करके एक चॉइस निकालेंगे, अपनी सबसे पहली चॉइस निकालेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो सपोज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मंदसौर पॉलिटेक्निक कॉलेज का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए या मंदसौर पॉलिटेक्निक कॉलेज का आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो आपकी पहली चॉइस हुई कि आपको मंदसौर पॉलिटेक्निक में आपको ब्रांच चाहिए कंप्यूटर साइंस। पॉलिटेक्निक में यहाँ वर्ड लिख देता हूँ। अब सपोज आपके साथ ये स्थिति बन रही है कि आप मंदसौर से बाहर नहीं जाना चाह रहे, तो अब अगर मंदसौर से मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ही चाहिए, तो फिर मेरे लिए जो लिमिटेशन आ गया, वो लिमिटेशन ये आ गया कि अब मेरी चॉइस, सेकंड चॉइस जो है, वो सेकंड चॉइस मुझे मंदसौर कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को समझिए। अगर मुझे मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है, उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए मैंने अगर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके प्लेसेस देखे हैं, उन प्लेसेस की अगर लिस्ट मेरे पास लंबी है, जैसे सपोज मेरे पास मंदसौर के बाद जावरा मेरा सेकंड ऑप्शन है और जावरा में कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, तो मेरी जो सेकंड प्रायोरिटी हो गई वो हो गई जावरा का कंप्यूटर साइंस। अब इस लिस्ट में अगर और नाम है तो मैं मेरे अकॉर्डिंगली उन सभी नामों में से मेरा जो सुटेबल नाम होगा, जो सबसे पहली पोजीशन पे मैं रखूंगा, उसे पहली पोजीशन पे रखते हुए मैं अपना पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर कर लूंगा। अगर मुझे सपोज ब्रांच प्लेस फिक्स करना है तो मुझे फिर ब्रांच से हटना पड़ेगा, तो मैं पहली चॉइस जो मेरी मनचाही ब्रांच है वो दूंगा, फिर उसके बाद मुझे जो कम, उस पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे जो कम इच्छित ब्रांच है उसे मैं सेकंड चॉइस पर डालूंगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। इस टाइप से हम एक चॉइस का क्रम बना लेंगे। काउंसलिंग का प्रोसेस होता कैसे, इसको हम समझे। आपने ये जो चॉइस का एक पर्टिकुलर जो भी आपका क्रम बना, ये क्रम जब आप लॉक कर देंगे चॉइस फिलिंग करते वक्त, तो जब काउंसलिंग होगी तब कॉमन एक मेरिट बनेगी और उस पर्टिकुलर मेरिट के हिसाब से एक मेरिट बन जाएगी आपकी। सपोज मेरिट में कई 10,000वें नंबर पे सपोज आपका नाम है। अब इस 10,000वें नंबर पर जब आपकी मेरिट ऑपरेट होगी और 10,000वें नंबर पर जब आपका नंबर आएगा, तब वो सबसे पहले आपकी पहली चॉइस देखेंगे कि आपने जो पहला चॉइस भर रखा है, इस पर्टिकुलर पहली चॉइस में कोई वैकेंसी है क्या। अगर वैकेंसी है तो आपको पहली चॉइस मिल जाएगी, अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर वो आपकी सेकंड चॉइस देखेंगे। अगर सेकंड भी फुल हो गया है तो वो थर्ड देखेंगे, थर्ड फुल हो गया तो वो फोर्थ देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अलॉटमेंट के लिए पहले राउंड में मुझे कोई सीट मिले, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारी ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को लंबा बनाएं। मतलब आप वो सारी कंडीशंस, सारे कॉम्बिनेशंस आप प्लान करें कि मुझे जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं बात करूं कि मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, लेकिन अगर मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिलेगी तो मैं सेकंड ऑप्शन क्या जा सकता हूं, उस सेकंड ऑप्शन के कौन कौन से इंस्टीट्यूट है और कौन कौन सी प्लेसेस पर अवेलेबल है उनको भी मैं क्रम में ले लूँ, फिर थर्ड ऑप्शन मेरा क्या होगा उसको क्रम में ले लूँ। ऐसे करके आपको मैक्सिमम चॉइसेस भरनी चाहिए ताकि पहले राउंड में हमें अलॉटमेंट मिले, हमें यह समझ में आए कि हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। जिन कोर्सेज में अपग्रेडेशन नहीं है, उन कोर्सेज में ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको यही इंफॉर्मेशन देगी कि आप किस जगह, किस पर्टिकुलर लेवल तक आप गए। हो सकता है कि आपने 4 चॉइस भरी और आपको चारों चॉइस नहीं मिली, लेकिन 5वीं चॉइस जो आप भरते वो आपको मिल जाती। तो ये जिन कोर्सेज में अपग्रेडेशन नहीं है, वहां तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जिन कोर्सेज में अपग्रेडेशन होता है, जैसे मैं बीटेक की अगर बात करूं तो बीटेक पर्टिकुलर ऐसा कोर्स है जिसमें अपग्रेडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अपग्रेडेशन अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको कैसे पता करना है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अपग्रेडेशन जिन कोर्सेज में होता है, उन कोर्सेज में जब काउंसलिंग प्रोसेस होती है तब आप जिस भी किसी स्टेज पर जाकर के, जैसे सपोज हमारी ये चॉइस है और आपने सपोज 125वें नंबर पे कोई ब्रांच भर रखी है और उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका एडमिशन का पहले राउंड में आपको कंफर्मेशन मिला। अब अगर इससे ऊपर की कोई ब्रांच में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है,
इस पर्टिकुलर राउंड का जो रिपोर्टिंग फेज होता है, उस रिपोर्टिंग फेज में सपोज हो सकता है कि जैसे बीटेक की हम बात कर रहे हैं, बीटेक में अगर कोई किसी बच्चे का आईआईटी में एडमिशन हो गया, ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो गया, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और उसने हमारे ये जो जिस पर्टिकुलर काउंसलिंग में जो कॉलेजेस है उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिया, तो उस कंडीशन में उसका जो प्लेस खाली हुआ, उस प्लेस के खाली होने की वजह से हो सकता है कि आप चॉइस में ऊपर बढ़ जाएं। तो वहां पर आपको अपग्रेडेशन, अगर आपको आपका इच्छित कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप वहां पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। तो अगर आपने चॉइस कम भरी और आप नॉट अलॉटेड होकर के बाहर हो गए तो आपको अपग्रेडेशन का फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपग्रेडेशन आपको मिले, इसलिए बीटेक में आप जरूर से मैक्सिमम चॉइस डालें। डिप्लोमा में आप चॉइस इसलिए डालें क्योंकि आपको ये पता चले कि आप किस लेवल तक गए हैं, ताकि अगले राउंड में जब आप वापस जाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना कितना मैक्सिमम मार्जिन आपको आपके इच्छित कॉलेज तक मिल रहा है, या आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि आप अगले राउंड में जाए भी या ना जाए। तो ये तो बात हो गई चॉइस आपको कैसे भरनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये होता है कि कई बार कंफ्यूजन होता है TFW सीट्स के लिए। ट्यूशन फी वेवर स्कीम क्या होती है, पहले हम इसके बारे में बात कर लें। ट्यूशन फी वेवर स्कीम ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की वार्षिक आय 8 लाख सालाना से कम होती है, ऐसे बच्चों के लिए हर कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व होती है। उन सीट्स पर एडमिशन के लिए अलग से आपको चॉइस देनी होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो आपको ट्यूशन फी नहीं देना होता है। आपकी पर्टिकुलर कॉलेज, जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मंसूर की बात करूं तो यहाँ पर फीस होती है 7,500 रुपये आपकी ट्यूशन फी होती है और अदर फीसेस 370 रुपये होती है। तो ये जो 7,500 रुपये फी है, ट्यूशन फी है, ये ट्यूशन फी आपको नहीं देना होती है, आपको सिर्फ अदर फी 370 रुपये देकर के आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो ट्यूशन फी वेवर स्कीम में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ट्यूशन फी वेवर स्कीम टिक करना होगा, जिससे कि आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम में अप्लाई कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, ट्यूशन फी वेवर की चॉइसेस आपको पहले देनी होगी। अब चॉइसेस देते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर जैसे सपोज मेरी ब्रांच की प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस ही है, तो मैं पहले TFW का कंप्यूटर साइंस डालूं, उसके बाद मैं नॉर्मल कंप्यूटर साइंस डालूं। तो अगर TFW मिल जाता है तो मेरी ट्यूशन फी वेवर नहीं लगेगी और मैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ लूंगा। अगर मान लो मेरा ब्रांच पक्का मैंने मन बना रखा है कि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस में पढ़ूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर सेकंड जो चॉइस मेरी है कंप्यूटर साइंस विथ फीड डालूंगा, मतलब मैं नॉर्मल कंप्यूटर साइंस डालूंगा, एक TFW डालूंगा फिर नॉर्मल डालूंगा, इस टाइप से मैं चॉइस फिलिंग करूंगा। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके साथ फीस का इशू है और वो ये चाहता है कि मैं ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा लेकिन मेरी ट्यूशन फी ना लगे, तो वो पहले सारी ब्रांचेस, सारे ऑप्शंस ट्यूशन फी वेवर के डाल करके और फिर दूसरा डालेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है और इसमें कई बार ये होता है कि बच्चा कंफ्यूजन में कुछ भी चॉइस फिलिंग कर देता है ऊपर नीचे और उससे उसका पूरा अलॉटमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में डालें, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम हो गई। एक और ऑप्शन होता है EWS। कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि EWS क्या है। EWS बेसिकली इंस्टीट्यूट्स में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए हर कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व की हुई है। उन सीट्स के लिए आपको EWS का एक फॉर्मेट होता है सर्टिफिकेट का, उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है और जिनके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में अप्लाई करने पर आपका सीट का रिजर्वेशन होता है। समझिएगा, यहाँ फीस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको सीटों में रिजर्वेशन मिल रहा है। जैसे मान लो सपोज मैं मंसूर पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है। इस पर्टिकुलर ब्रांच में जब आप जाएंगे तो नॉर्मल ब्रांच की सीट्स, TFW की सीट्स प्लस EWS की सीट्स है। इन EW अगर मान लो जैसे सपोज आप सामान्य के कैंडिडेट है और सामान्य की सीट्स फुल हो गई है और अगर आपका EWS लगा हुआ है तो आपको EWS की सीट पर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। EWS क्या है आप समझ लीजिए, TFW क्या है आप समझ लीजिए, चॉइस आपको कैसे भरना है ये आपको अब समझ में आ गया, अपग्रेडेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। साथ ही साथ MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर आप देखेंगे कॉलेजेस के वेरिफिकेशन ऑफिसर और हेल्प सेंटर के ऑफिसर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप टेलीफोनिकली उनसे संपर्क करके भी अपने कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हम ये देख लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस कोर्स में अपग्रेडेशन है या नहीं है। तो उसके लिए अब हम चलते हैं MP ऑनलाइन के पोर्टल पर।
यहाँ देखिए, हमने पहले भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि आप गूगल सर्च में DT MP ऑनलाइन डालिए तो dt.mponline.gov.in पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ से कोर्सेज, काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने लिंक से आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए मैं अगर जाकर के काउंसलिंग के लिए आवेदन करें लिंक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन 15 जून से स्टार्ट हो गया है, 16 जुलाई तक चलेगा। क्लिक हियर है, मतलब ये एक्टिवेटेड लिंक है। उसके बाद देखिए, लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग 2 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो 2 जुलाई तक का आपके पास समय है। ये जो राउंड TFW और जनरल पूल के लिए है, इसका मतलब वही TFW का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी अपकमिंग है, इसका मतलब ये 2 जुलाई को ही एक्टिवेट होने वाला है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि द्वितीय चरण संस्था स्तर की काउंसलिंग आई, लेकिन अपग्रेड कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अपग्रेड का ऑप्शन हमें नहीं मिलने वाला है। अगर हम इसी के बजाय ग्रेजुएट प्रोग्राम में, अगर हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए BE/BTech के लिए अगर जाएं तो यहाँ पर देखिए, ये NRI सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से एक लिंक अवेलेबल हो गया है। ये जनरल एवं TFW JEE के आधार पर रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। BTech ब्रांच इक्विवेलेंसी आपको अभी अवेलेबल है। और ये प्रथम चरण अपग्रेड आ गया। अब देखिए, अपग्रेड कब आ रहा है? अपग्रेड आ रहा है जिस दिन आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर 3 अगस्त को मिल रहा है, तो उसी दिन अपग्रेड आ रहा है। उसी दिन अपग्रेड आने का मतलब ही ये है कि आपको जब प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, आप जब प्रिंट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या मिला और मुझे वो इच्छित ब्रांच नहीं मिली, इसके ऊपर मुझे कहीं जाना है, तो मैं क्या करूं, अपग्रेड में जाऊं। तब यहाँ पर ये लिंक एक्टिवेट होगा और आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए आप जब काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने और उस पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए आवेदन लिंक पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या सिचुएशंस बन रही है और वहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।